हेलो एंड नमस्कार गाइस। कल यानी कि 8 मार्च से हमारे एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ ऐसी कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपको आपके एग्ज़ाम के दिन पे फॉलो करने हैं। ये टिप्स फॉलो करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने में हेल्प होगी आपके एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ध्यान से ये वीडियो देखना। ज़्यादा देर नहीं लूँगा आपका मैं, शॉर्ट में ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, इसकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने में। तो वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैंने मेरे पिछले 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे एक बात रियलाइज़ की है, वो ये है कि आपके ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, चाहे आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपका पढ़ाई तो एक पार्ट रहता ही है, लेकिन आपके पढ़ाई के जितना ही इम्पोर्टेंट और एक फैक्टर रहता है जो आपका फाइनली सिलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो कौन-सा है? तो वो है आपका, आप जब एग्ज़ाम के दिन जाओगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, तो उस टाइम आप अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करते हो, इस पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड रहता है। अब वो कैसे, वो थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचोगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है नए दोस्त बनाने की, इधर-उधर का डिस्कशंस करने की, जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका डिस्कशन करने की। अभी कल हमारा यूनियन बैंक का रिज़ल्ट आया है तो उसके बारे में डिस्कस करने की। तो कोई भी ऐसी चीज़ें आपको बातें करनी नहीं है। इससे क्या हो जाता है ना, आपका जो दिमाग है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपके प्रिपरेशन या फिर आपके स्टडी से। वो आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है। तो आप अपना कंप्लीट पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हो जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठोगे तब। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम में एंटर करने से पहले बिल्कुल शांत रहना है, यानी कि आपको मौन रखना है। कोई भी किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका एग्ज़ाम होने के बाद भले आप दिन भर वहाँ पे बैठे रहिए और हर एक से वहाँ पे बातें करते रहिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पहले आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल शांत रहना है और जितना काम का है उतना ही बात करनी है, वो भी वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनके साथ ही। बाकी किसी से भी आपको बात नहीं करनी है, ठीक है? भले आप वहाँ पे रूड लगो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट या आधे घंटे का रूडनेस दिखाना ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपके जॉब का सवाल है ये। तो आपका करियर यहाँ पे सेट होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप अगर रूड लगोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके? तो ये रही आपकी पहली बात। अब इसके बाद देखिए, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का, वो इस साल पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और क्वांट और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली मार्क्स का जो वेटेज है वो अभी तक पता नहीं है। तो आपको कल जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो पहले आपको जो 5 मिनट का काम रहता है, जो हम वहाँ पे अपना हैंड रिटन सैम्पल वगैरह सब लिखते हैं, तो उस वक्त पे आपको सब ये चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है? तो वो आपको देख के लेना है और उस हिसाब से आपको अपना आगे का एक्शन प्लान रखना है। ठीक है? तो यहाँ पे हम डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कल, क्योंकि एसबीआई तो सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है। तो शायद ऐसे भी हो सकता है कि इंग्लिश में क्वेश्चंस बढ़े हैं और टाइम उतना ही रहा है, तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो इंग्लिश का है वो गिरा दिया जाए और एट द सेम टाइम आपको क्वांट और रीजनिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा हुआ दिखे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जाके सरप्राइज़ हो जाए। ठीक है? तो और अगर ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़े या घटे। वैसे ही सेम जैसे पिछले साल तक हमारा एसबीआई का प्रीलिम्स का लेवल रहता है, वही सेम लेवल पे क्वेश्चन पेपर आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज हो जाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसको आपको दिमाग में रख के चलना है, वहाँ पे आपको सरप्राइज़ नहीं होना है। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना है। अगर आपको एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स कल क्लियर करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई भी टारगेट दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि आप इस टाइम पे कोई भी टारगेट रख ही नहीं सकते हो। अगर समझिए आपने 70 या 75 का टारगेट रख लिया और कल पेपर का लेवल इतना डिफ़िकल्ट आ गया कि 50 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप तो पूरा पेपर ख़राब करके आ जाओगे, क्योंकि आपने टारगेट 75 का रखा है। फिर तुक्के लगाओगे, नेगेटिव मार्किंग में फिर 50 मार्क्स भी नहीं आएंगे आपके। तो समझ रहे हो ना? तो इसलिए इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी कोई भी टारगेट दिमाग में नहीं रखना है।
कल जब आपका एग्ज़ाम चालू होगा, तब जैसे ही आपका एग्ज़ाम चालू होगा, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरह से आया हुआ है, और उस पे डिपेंड होके उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा, कोई भी टारगेट मत रखिए। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम को जाते वक्त मेरे दिमाग में कोई भी टारगेट नहीं रहता है। मेरे दिमाग में बस यही टारगेट रहता है कि जितना मेरे से हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अटेम्प्ट करना है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अटेम्प्ट तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी अगर गड़बड़ हो जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो मेरा पर्सनली ये टारगेट रहता है कि अटेम्प्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस विथ मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी, और मेरा पर्सनली मैं 100% एक्यूरेसी का टारगेट रखता हूँ, एटलीस्ट क्वांट और रीजनिंग में। तो ओके, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पे आपको फोकस जो है ये पॉसिबल वर्ड पे रखना है। जानबूझ के खींचना नहीं है, एकदम पेपर डिफ़िकल्ट आ गया फिर भी आप खींचते जा रहे हो, नहीं मेरा अटेम्प्ट बढ़ाना है इसलिए, तो ये नहीं करना है। और ऐसे भी नहीं करना है कि अगर समझिए अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी आ गया, ईजी तो नहीं आएगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स थोड़ा सा ईजी आ गया, तो वहाँ पे ऐसे भी नहीं करना है कि नहीं मुझे 100% एक्यूरेसी रखनी है इसलिए मैं 50 अटेम्प्ट करूँगा। नहीं, आपको उस सिचुएशन के हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स कम ज़्यादा करने हैं, और अगर आप जैसा पेपर आए उस तरह से सॉल्व करते गए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आपको ये चीज़ें दिमाग में लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपने आप जितना ऑप्टिमम अटेम्प्ट है वो हो जाता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब लास्ट में हम बात करेंगे आपके सीक्वेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, सीधे मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊँगा, वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको स्पेशली ऑफिसर लेवल यानी कि पीओ लेवल के एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे। अगर कहीं पे आप स्टक होके बैठ गए तो फिर तो पूरा आपका सेक्शन वो गया पानी में, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे आपको बताऊँगा कि आपको पहले स्टार्ट किस टाइप के क्वेश्चन से करना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में सबसे पहले स्टार्ट करना है फिलर्स या क्लोज टेस्ट से, ठीक है। आपका अगर आरसी बहुत ही अच्छा है तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आरसी से स्टार्ट कीजिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट से, ठीक है। और पैराजंबल मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको पैराजंबल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो बीच में आप अटैम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो पैराजंबल्स में आपको सजेस्ट करूँगा लास्ट में रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वांट के बारे में बात करें तो क्वांट में आपको अप्रॉक्सीमेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें से जो भी चीज़ आपको दिखेगी वो पहले अटेम्प्ट करना है। डीआई में या फिर अरिथमेटिक में या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ में पहले हाथ मत डालिए, सबसे पहले अटेम्प्ट आपको स्पीड मैथ्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आपका अप्रॉक्सीमेशन, इनमें से कोई जो भी आपको दिखेगा वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको स्पीड मिसलिनियस रीजनिंग, जिसे उसमें क्या, तो आपका सिलॉग्स, इनइक्वालिटी या फिर चाइनीज़ कोडिंग, इसमें से जो भी आपको मिले वो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन में पहले हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब भी आपको ब्लड रिलेशन दिखे, फर्स्ट टाइम जब आपको ब्लड रिलेशन दिखे, आपको वहाँ पे स्किप कर देना है, ठीक है। आप लास्ट में जब आपका टाइम बचेगा तब जाके आप ब्लड रिलेशन देखिए, क्योंकि ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स में बहुत बार ये हुआ है ब्लड रिलेशन, और इवन आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी बहुत बार इन एग्ज़ाम्स में आपको फंसाते हैं, और आपका पूरा टाइम वहाँ पे ख़राब हो जाता है और वो सेक्शन पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही कुछ बातें आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहता था। ये सब बातें ध्यान से सुनिए, इनको कल आपके एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कीजिए और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो गए तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे अपने डाउट्स लिखने हैं, उनको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।